हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रहलाद यादव और टारगेट विद प्रहलाद चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने बायोलॉजी में सेल चैप्टर को स्टार्ट किया और सेल चैप्टर को स्टार्ट करके सबसे पहले हमने सेल वाल, जो आपका बाहरी झिल्ली दिख रहा है, सेल वाल को पढ़ाया। उसके बाद अंदर की जो झिल्ली दिख रही है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन को पढ़ाया। उसके बाद हमने ये न्यूक्लियस को पढ़ाया। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए आरएनए होता है, उसमें से डीएनए को पढ़ाया। डीएनए पर जो क्रोमोसोम लगे होते हैं उनको पढ़ाया और उस पर जो जीन लगे होते हैं उनको पढ़ाया। साथ ही साथ हमने इस आरएनए को भी पढ़ा दिया है। अब हमारा टॉपिक पहुंच चुका है इस माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ने के लिए और इस लाइसोसोम को। तो माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट करूंगा। चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, हम अगर आप लोगों को वीडियो हमारा पसंद आता है, हमारी मेहनत रंग लाती है, तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए देखिए, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया को एक और नाम से जानते हैं, सूत्रकणिका। आप सभी लोग जानते होंगे, है ना। सूत्रकणिका के नाम से माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है। अब अगला पॉइंट आपका ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज दोस्तों अल्टमान ने की थी। ये आप लोग याद किए होंगे, लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर और याद करिए कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान ने की। ये तो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया और पूछा भी जाता है ना। लेकिन इस माइटोकॉन्ड्रिया की खोज फ्लेमिंग ने भी की थी। यानी दोनों लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया का खोजकर्ता माना जाता है और दोनों लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। ये बात भी आप लोग जानते रहिए। देखिए, ये फ्लेमिंग ने जो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी उसको फाइलिया नाम दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जब फ्लेमिंग ने की तो उसको फाइलिया नाम दिया। अल्टमान ने जब माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की तो उसको बायोब्लास्ट नाम दिया, है ना। अब कोई तीसरा व्यक्ति आया, उसने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा उस माइटोकॉन्ड्रिया को देखा। कोई तीसरा व्यक्ति आया, वह कौन था? सी बेंडा थे। इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा उसको देखा और देखने के पश्चात उसको ना तो फाइलिया नाम दिया, ना ही बायोब्लास्ट नाम दिया, इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दे दिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया है? सी बेंडा ने दिया है। एक चीज़, ये वाली चीज़ भी क्लियर हो चुकी है। अब दोस्तों, आपको देखिए एग्ज़ाम में कभी कभी जब क्वेश्चन आता है ना, तो ऑप्शन में आपका क्या रहता है? अल्टमान रहता है। कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो अल्टमान ऑप्शन में रहता है, तो आप अल्टमान को लेकर क्लिक करके चले जाते हो, यानी उसको टिक आउट कर लेते हो। अब अगर मान लीजिए कि एग्ज़ाम में आपका माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की ये क्वेश्चन आता है और अल्टमान ऑप्शन में नहीं है, उस समय आपका फ्लेमिंग ऑप्शन में उसकी जगह पर है, तो आप फ्लेमिंग करके आओगे, है ना। तो इसलिए मैंने इसको सम्मिलित किया है कि ताकि आप लोग इस चीज़ से अवगत हो सकें। चलिए अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सबसे पहले किस प्रकार की कोशिका में हुई, है ना। जंतु कोशिका में हुई या पादप कोशिका में हुई या किसी जीवाणु में हुई या किसी विषाणु से हुई। तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया जो प्राप्त हुआ था, जो माइटोकॉन्ड्रिया पाया गया, वो एक प्लांट सेल में पाया गया था, एक पादप कोशिका में पाया गया था। ये चीज़ भी याद रखिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया किस प्रकार की कोशिका में पाई गई, प्लांट सेल में पाई गई या एनिमल सेल में पाई गई, बैक्टीरिया में पाई गई या वायरस में पाई गई। इस तरह से आपका ऑप्शन भी रहता है। तो अब देखिए अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट ये है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसकी लेंथ कितनी होती है, यानी इसकी लंबाई कितनी होती है। तो इसकी लंबाई आपका 5 से 8 माइक्रोन लंबाई होता है। अगर इसके व्यास को देखें तो इसका व्यास 0.5 से 1 माइक्रोन तक इसका व्यास होता है। इसका व्यास, दोनों चीज़ों को याद रखिएगा। अगर लंबाई पूछता है माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई, तो माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई 5 से 8 माइक्रोन होती है, जबकि उस माइटोकॉन्ड्रिया का जो व्यास होता है वो 0.5 से 1 माइक्रोन व्यास का वो होता है। अब जैसे एक ये सेल है, इस सेल में हमने तो एक ही माइटोकॉन्ड्रिया दे रखा है ना, इस सेल में मैंने एक ही माइटोकॉन्ड्रिया बनाया है। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ ले कि एक सेल में औसतन कुल कितने माइटोकॉन्ड्रिया पाए जा सकते हैं, एक सेल में औसतन 50 से 5000 संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। एक सेल है
जैसे इस सेल में हमने तो एक ही बनाया है, लेकिन इस सेल में औसतन कितने माइटोकॉन्ड्रिया पाए जा सकते हैं? तो 50 से 5000 माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल में पाए जा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ा सा छोटा बना था, मैंने इसको जूम करके इतना बड़ा बना लिया है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इस माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में आप बाहर की तरफ दीवार देख रहे हैं और एक अंदर की तरफ दीवार देख रहे हैं, जो मैट्रिक्स में, ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में ये क्या हुआ है? धंसा हुआ है ना। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसकी अगर संरचना से पूछा जाता है तो इस तरह से पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया कितने आवरण द्वारा घिरा होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया दोहरे आवरण द्वारा घिरा होता है। इसका जो सबसे ऊपरी आवरण होता है ना, वो चिकना होता है, समतल होता है। ऊपरी आवरण चिकना होता है और समतल होता है, जबकि अंदर वाला जो आवरण है वो ना तो चिकना ही है और ना ही समतल है। वो कैसा है? अंदर वाला टेढ़ा मेढ़ा है, उंगली जैसी संरचना बनाए हुए है और खुरदुरा होता है ना। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आने का आपका चांस रहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया के आवरण में कौन सा आवरण चिकना होता है, बाह्य आवरण या अंतः आवरण? तो बाह्य आवरण क्या होता है? चिकना होता है और समतल होता है, जबकि अंतः आवरण कैसा होता है? खुरदुरा होता है और टेढ़ा मेढ़ा होता है ना। और ये उंगली जैसी संरचना बनाता है, और जो ये उंगली जैसी संरचना है ना, इस पर ऑक्सीसोम लगे होते हैं। इस पर बीच बीच में क्या लगे होते हैं? ऑक्सीसोम लगे होते हैं, जो ऑक्सीकरण प्रोसेस को करवाते हैं। ये ऑक्सीसोम जो है वो एंजाइम एक प्रकार के होते हैं। इस पर बीच बीच में क्या लगे होते हैं? ऑक्सीसोम एंजाइम लगे होते हैं, और यही ऑक्सीकरण प्रोसेस को संपन्न करवाते हैं। आप जानते हैं कि हमारे शरीर में जो रेस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, वो रेस्पायरेशन कुल मिला जुला कर इस माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है ना। हम जब भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारी आंत उसको पचाती है, और आंत से ही भोजन का क्या होता है? स्वांगीकरण होता है। और जब भोजन का स्वांगीकरण हो जाता है तो वो भोजन हमारे ब्लड में मिल जाता है, और हमारे ब्लड में ऑक्सीजन भी रहता है। ऑक्सीजन और वो भोजन जो ग्लूकोज के रूप में हमारे ब्लड में पहुंच चुका है, वो ग्लूकोज और वो ऑक्सीजन हमारे शरीर में असंख्य कोशिकाएं हैं, उनमें आता है। तो मान लेते हैं इस वाली कोशिका में, मान लीजिए ये तो प्लांट सेल है ना। एक बार सपोज कर लीजिए कि ये क्या है? एनिमल सेल है, और इस कोशिका में आ गया। तो इस कोशिका में आता है तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर ग्लूकोज और ऑक्सीजन इस माइटोकॉन्ड्रिया में आएगा। और जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन इस माइटोकॉन्ड्रिया में आएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो ग्लूकोज आया, यानी C6H12O6, जो ग्लूकोज आया है और ऑक्सीजन आया है, इन दोनों का यही ऑक्सीसोम एंजाइम जो इनके ऊपर लगे होते हैं, ये ऑक्सीसोम एंजाइम क्या करते हैं? इनका ऑक्सीकरण करते थे। ऑक्सीसोम एंजाइम जो होते हैं, इनका क्या कर देंगे? ऑक्सीकरण कर देंगे। ऑक्सीकरण करके क्या बनाएंगे? ऑक्सीकरण करके CO2 बनाएंगे, है ना, और ऑक्सीजन बनाएंगे, और ATP एनर्जी बनाते हैं। ATP एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। यही एडिनोसिन ट्राईफास्फेट जो होता है, यही हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, और हमारे शरीर के अन्य कंपोनेंट जो होते हैं उनको जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उन सभी ऊर्जाओं को यही प्रदान करता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो अंगुली जैसी संरचना है, इस पर जो ऑक्सीसोम एंजाइम लगे होते हैं, यही ऑक्सीसोम एंजाइम ऑक्सीकरण प्रोसेस को संपन्न करवाते हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। और किसका ऑक्सीकरण? ग्लूकोज और ऑक्सीजन, इन दोनों को लेकर के इनका ऑक्सीकरण कराते हैं और ऊर्जा बनाते हैं, और वो ऊर्जा ATP के रूप में संरक्षित हो जाती है। और ये जो ATP होता है ना, एक ATP यहाँ पर लिख देते हैं, एक ATP में 38 मॉलिक्यूल एनर्जी मिलती है ना।
38 मॉलिक्यूल होते हैं और इसमें से अगर एक मॉलिक्यूल की बात करें तो उसमें 7.3 किलो कैलोरी, है ना, किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। तो इस चीज़ को भी जानते रहिए कि ये जो श्वसन की जो एक प्रक्रिया हो रही है उसमें जो एटीपी का निर्माण हो रहा है, उस एटीपी में उस एक एटीपी में कुल कितने मॉलिक्यूल होते हैं, तो 38 मॉलिक्यूल होते हैं और एक मॉलिक्यूल में कुल कितनी एनर्जी होती है, तो 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। अब देखिए दोस्तों, ये इतनी भरपूर मात्रा में एनर्जी हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जब संचित हो गई तो इस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, ऊर्जा का घर बोला जाता है, यानी पावर हाउस ऑफ एनर्जी। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ऊर्जा का घर कहा जाता है। ये हो गया। अब एक चीज़ यहाँ पर और छूट गया है, ये स्वतः जनन की क्षमता। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, यहाँ पर इस मान लेते हैं ये आपका जो सेल है, इस सेल में ये एक माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, तो इस माइटोकॉन्ड्रिया में स्वतः जनन की क्षमता होती है। यानी ये अपनी जैसी माइटोकॉन्ड्रिया, ये जैसा है ना वैसे ही कई अन्य या कई और माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण करता रहता है। तो इसमें स्वतः जनन की क्षमता होती है। खुद ये अपने आप ही ये अपने जैसी कई माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण करता रहता है और जो पुरानी माइटोकॉन्ड्रिया हो जाती हैं या क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, उन पुरानी या क्षतिग्रस्त माइटोकॉन्ड्रिया का भक्षण करने के लिए ये आपका लाइसोसोम लगा होता है ना। तो चलिए अब हम अपने लाइसोसोम पर चलते हैं और लाइसोसोम को देखते हैं। देखिए लाइसोसोम आप जानते हैं, लाइसोसोम को पाचक काय कहा जाता है, क्योंकि लाइसो वर्ण का अर्थ होता है पाचक और सोम का अर्थ होता है काया, है ना। तो लाइसोसोम का पूरा अर्थ निकाला जाए तो ये पाचक काय होता है, यानी पचाने के लिए ये कार्य करता है। अब पचाता कैसे है उस चीज़ को मैं समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पर पहले आप समझिए, देख लीजिए लाइसोसोम की खोज किसने की थी। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की थी। लाइसोसोम की खोज किसने की थी, डी डुबे ने की थी। और लाइसोसोम को नाम किसने दिया था, एलेक्स नोविकोफ ने इसको नाम दिया था। ये चीज़ याद रखना। अब देखिए लाइसोसोम में हमने देखिए ये एक ही झिल्ली बाहर की तरफ बनाई है ना, और अंदर इसके क्या है, एंजाइम है ना। इसके अंदर क्या है, अम्लीय माध्यम में एक एंजाइम पाया जाता है, वो है। तो इनका ये बाहरी आवरण कौन बनाता है और एंजाइम कौन बनाता है, इसके अंदर जो एंजाइम है उसका निर्माण किसने किया और इसका बाहरी आवरण जो बना है वो उसका निर्माण किसने किया, सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो पहले आप देखिए, ये जो आपका लाइसोसोम होता है ये एकल झिल्ली आबद्ध कोशिकांग होता है, यानी इसमें एक ही झिल्ली होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह दोहरी झिल्ली नहीं होती है ना, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसमें दोहरी झिल्ली नहीं होती है। ये क्या होता है, एकल झिल्ली आबद्ध संरचना होती है, यानी एक ही झिल्ली होता है। अब इसमें जो आपका एंजाइम नीचे, ये जो आपके अंदर, इसके अंदर जो एंजाइम दिख रहे हैं ना, ये एंजाइम जो होता है ये अम्लीय माध्यम में होता है और उस एंजाइम का नाम होता है हाइड्रालेज एंजाइम। ये अम्लीय माध्यम में एंजाइम होता है, उसका नाम होता है हाइड्रालेज एंजाइम। उसका पीएच मान कितना होता है, पीएच मान उसका 5 होता है, उसका पीएच मान 5 होता है। आप ये भी कह सकते हो 4 से 5, है ना। उसका पीएच मान 4 से 5 होता है। अतः आप जान सकते हो कि जब 4 से 5 है तो ये बहुत सारे हानिकारक पदार्थों को मार सकता है, उनका भक्षण कर सकता है। अब देखिए ये जो आपका ये बाहरी आवरण होता है ना, बाहरी आवरण, ये इसका निर्माण आपका गोल्जी काय करता है। ये जो बाहरी आवरण होता है इसका निर्माण कौन करता है, गोल्जी काय करता है, गोल्जी बॉडी जिसको कहते हो। और नीचे जो आपका एंजाइम दिख रहा है ना, इस एंजाइम का निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम करता है। यहाँ पर मैंने लिखा है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम द्वारा एंजाइम का निर्माण किया जाता है। यानी इसके अंदर जो मैं एंजाइम दिया है वो
एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम यानी अंतःप्रदेबीय जालिका द्वारा इस एंजाइम का निर्माण हुआ है, जबकि इसका जो एकल आबद्ध संरचना है, एकल आबद्ध जो झिल्ली है वो किसके द्वारा बनती है, तो वो बनती है आपकी गोल्जी काय के द्वारा। गोल्जी काय के द्वारा चारों ओर का ये आवरण बनता है इसका। अब इस एंजाइम की खास बात ये होती है कि ये एंजाइम अपने अंदर जितने भी हानिकारक पदार्थ आ जाएंगे, जैसे मान लेते हैं कोई हानिकारक पदार्थ आ गया तो ये क्या करता है, लाइसोसोम उसको अपने अंदर ले लेता है और अपने अंदर ले करके उसको गला देता है, उसका भक्षण कर जाता है, उसको वो वहीं पर ख़त्म कर देता है। यानी वो कोशिका के अंदर तो आ गया लेकिन कोशिका को हानि नहीं पहुँचा पाएगा, है ना। कभी कभी ऐसा होता है, देखिए ये आकार में बहुत छोटा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया आकार में बहुत बड़ा है, इससे भी बड़े बड़े और कोशिकांग हैं, है ना। मान लेते हैं ये जो एंजाइम है, जो इसके अंदर आपका हाइड्रालेज एंजाइम है, ये एंजाइम अंदर आए हुए पदार्थों को तो भक्षण कर जाता है, लेकिन जो पदार्थ है इससे बड़ा है, वो हानिकारक आज के डेट में बन चुका है इस कोशिका के अंदर, तो उनका भक्षण वो कैसे करेगा, तो उनका वो भक्षण नहीं करता है, स्वयं ये क्या होता है, फट जाता है और फट करके उसके चारों ओर ये अम्ल जो हाइड्रालेज एंजाइम होता है वो चारों ओर उसके बैठ जाता है, जिससे वो कोशिकांग नष्ट हो जाता है, साथ ही साथ वो पूरे कोशिका को नष्ट कर देता है। यानी एक कोशिका ही ख़त्म हो जाएगी, ये प्रोसेस कब होता है सुनिए पहले। देखिए ये जो आपका एंजाइम है, इसके अंदर जब आया कोई पदार्थ तो वो तो इसमें ख़त्म हो जाएगा, उसको कहते हैं ऑटोफैगी प्रोसेस। ऑटोफैगी प्रोसेस में इसके अंदर पदार्थ आएगा और उसको वो गला देगा। लेकिन ऑटोलाइसिस में क्या होता है, ये खुद फट जाता है और फट करके कोशिका के अन्य अंगों का भी वो गला देता है या उनका भक्षण कर जाता है। ऐसा कब होता है, जब ये कोशिका के अंदर ये कोशिकांग जैसे बहुत पुराना हो गया या क्षतिग्रस्त हो गया, कोशिका के अंदर का यह कोशिकांग बहुत पुराना हो गया या क्षतिग्रस्त हो गया, तो इसका अंत करना इसकी जिम्मेदारी है। तो ये क्या करता है, इसके ऊपर फट जाएगा और साथ ही साथ इसके ऊपर फटेगा, तो इन सब के ऊपर इसका असर आएगा, धीरे धीरे ये पूरी कोशिका को ख़त्म कर देता है। तो लाइसोसोम जो कि हानिकारक पदार्थों का भक्षण करता है, उसका भक्षण करने का दो प्रोसेस है। एक तो खुद अंदर ले करके, है ना, आंतरिक पाचन करता है, और एक बाह्य पाचन करता है जिसमें वह पुरानी सेल्स कंपोनेंट को या पुराने कोशिकांग को नष्ट करता है या फिर वो संक्रमित हुए कोशिकांग को नष्ट करता है। तो इस चीज़ को जानते रहिए, ऑटोफैगी क्या है और ऑटोलाइसिस क्या है। ऑटोफैगी में आंतरिक पाचन होता है और ऑटोलाइसिस में पुरानी या संक्रमित कोशिका के अंगों का पाचन होता है। अब इसी कारण से तो इसको आत्मघाती थैली कहा जाता है, यानी अपनी हत्या ये स्वयं कर लेता है, यानी आत्मघाती थैली के नाम से इसी कारण इसको जाना जाता है, क्योंकि इसमें ऑटोफैगी और ऑटोलाइसिस प्रोसेस करने की जो क्षमता है। अब ये जो आपका लाइसोसोम होता है, यहाँ से ये एक चीज़ और छूट गई है, इसको देख लीजिए। ये लाइसोसोम जो होता है ये आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। साथ ही साथ आपके ब्लड को बनाने वाली जो आरबीसी होती है ना, उस आरबीसी में तो प्रारंभ में पाया जाएगा, लेकिन जब परिपक्व हो जाता है आपका आरबीसी सेल जब परिपक्व हो जाती है तो उसमें भी इसकी मात्रा घट जाती है या ख़त्म हो जाती है। तो ये लाइसोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता और आरबीसी में यह अनुपस्थित नहीं रहता है, यानी परिपक्व आरबीसी में यह अनुपस्थित नहीं होता है। साथ ही साथ उच्च श्रेणी वाले पौधों में ये होता है लेकिन कम मात्रा में होता है। उच्च श्रेणी वाले पौधों में ये होता है लेकिन कम मात्रा में होता है। दो फैक्ट यहाँ से और जान लीजिए।
इसका 2 फैक्ट और जान लीजिए कि ये जो आपका लाइसोसोम होता है हमारे सलाइवा में भी होता है। जब हमारा हम भोजन का पाचन हमारा जो शुरू होता है वह मुंह से ही होता है। मुंह में हम भोजन को लेकर चबाते हैं, खाते हैं और उसी समय हमारे मुंह से सलाइवा निकलती है यानी लार निकलती है। उस लार में यानी सलाइवा में भी ये लाइसोसोम पाया जाता है और यहीं से हानिकारक पदार्थों का भक्षण करना लाइसोसोम शुरू कर देता है और अंततः कोशिका में भी ये कार्य करता रहता है। और एक चीज़ और कि ये लाइसोसोम सबसे ज़्यादा सक्रिय अवस्था में कब आते हैं, जब कोई व्यक्ति ब्लड कैंसर से संक्रमित हो जाता है, उस समय लाइसोसोम सबसे अधिक सक्रिय अवस्था में पाए जाते हैं उस समय। तो इतना चीज़ आपका ये था माइटोकॉन्ड्रिया और ये लाइसोसोम से। कैसा लगा हमारा वीडियो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।